गुड मॉर्निंग। सो लास्ट लेक्चर जो है हमने डिस्कशन कंप्लीट किया था अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी सर्किट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी सर्किट के कंप्लीट होने से हमारे 12th एनसीईआरटी का जो पार्ट फर्स्ट का कंप्लीट बुक है वो कंप्लीट होता है। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल के है, लेकिन उसको जो है अपन एप्लीकेशन बेस पे जब सारे टॉपिक रिवाइज करेंगे तब कंसिडर करने वाले, तब कवर करने वाले। ठीक है। सो आज जो है हमें डिस्कशन शुरू करना है अबाउट हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और उसको अपन बोल सकते हैं नेक्स्ट सेक्शन, या फिर हमारे एनसीईआरटी के जो 4 बुक्स थे 11 के 2 एंड 12 के 2, उसमें से हमारा लास्ट बुक का लास्ट सेक्शन का डिस्कशन आज से शुरू हो रहा है। एंड ये जो सेक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इसको बोला जाता है एज ए मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स। यानी कि यहाँ पे हमें ऑप्टिक्स का पूरा पार्ट डिस्कस करना है, उसके साथ साथ हम यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स यानी फिजिक्स में जो लेटेस्ट इन्वेंशन है, लेटेस्ट थ्योरीज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो पार्ट है उनका अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो इस सेक्शन के इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में मैं आपको बोल दूं कि ये जो सेक्शन है ये आपको दिया ही है इसलिए क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि फिजिक्स आता ही नहीं है, फिजिक्स डिफिकल्ट है, तो उनको ये सेक्शन का यूज करके कुछ ना कुछ मार्क्स एग्जाम में मिलने चाहिए, इसलिए ये सेक्शन बनाया गया है। यानी कि देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सिंपल क्वेश्चन गारंटेड आपको मार्क्स देने वाले अगर किसी सेक्शन के ऊपर पूछे जाते हैं तो ये हमारा मॉडर्न फिजिक्स है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो टेबल, जो फॉर्मूले, जो कंडीशंस हम यहाँ पे लिख के देंगे या फिर मॉडल में प्रिंट करके होंगे वही एग्जाम में आपको एज इट इज क्वेश्चन के फॉर्म में आने वाले हैं। ठीक है। तो इस सेक्शन को इतना सिंपल है, 100% आपको मार्क्स देने वाला सेक्शन है, इसलिए आपको एकदम सिंसियरिटी से पूरा फोकस करके 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा सेक्शन है मॉडर्न फिजिक्स, इसमें जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमें डिस्कस करना है, सबसे पहले अपन डिस्कशन शुरू करेंगे अबाउट ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का डिस्कशन हम आज शुरू करने वाले हैं। इस ड्यूअल नेचर के खत्म करने के बाद हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज अबाउट एटम। एटम का डिस्कशन होने के बाद हम सेम टॉपिक में डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का डिस्कशन होने के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। एंड उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है हर एक एग्जाम में, लेकिन टॉपिक में कुछ भी नहीं है, दैट इज सेमीकंडक्टर। यानी कि यहाँ पे जो मॉडर्न फिजिक्स अपन पढ़ने वाले इनको अगर देखेंगे तो ये एटम, न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिविटी एंड उसके साथ ड्यूअल नेचर भी, इसमें से ऑलमोस्ट मोर देन 80% पोर्शन जो है आप सिमिलर पार्ट्स केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो एट द स्टार्ट, 11 के स्टार्ट में। तो यहाँ पे जो भी बातें डिस्कस होगी यहाँ पे कुछ नया नहीं लगेगा, ऐसे रिलेट कर पाओगे कि आपने ये पढ़ा है, ये हो चुका है। और उसके साथ में फिजिक्स में भी जो बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले एकदम सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, जो थ्योरी जैसी है एज इट इज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले, देखने वाले। एंड जो लास्ट बुक है हमारा, अपन इसको फर्स्ट हाफ में ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट हाफ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो सेम बुक से है, लेकिन अपन उसको ऑप्टिक्स इस हेडिंग के अंडर पढ़ते हैं, जिसमें हमें डिस्कस करना है अबाउट रे ऑप्टिक्स एंड दूसरा आता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, यानी कि जो अभी रिमेनिंग सिलेबस है हमारा 11 प्लस 12th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या फिर 12th एनसीईआरटी के लास्ट सेक्शन के अकॉर्डिंग, उसमें बस हमें इतनी बातें डिस्कस करने वाली है और डिस्कस करनी है। और इसमें जो है आपको थोड़े से एफर्ट्स जो है इस रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स में लेने पड़ेंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली इसका वेटेज हर एक एग्जाम में बहुत ज्यादा है। और ये स्टडी करते टाइम सबसे सिंपल टॉपिक है फिजिक्स के, ऑप्टिक्स मतलब फिजिक्स के सबसे सिंपल टॉपिक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, देखो हम अगर थर्मल सेक्शन के एंड ये ऑप्टिक्स सेक्शन के, ये दो सेक्शन के टॉपिक्स को अगर देखेंगे तो इनका काम उसी टॉपिक को पढ़ते टाइम रिक्वायर्ड होता है। इसलिए क्या होता है, ये दोनों जो सेक्शन है, एक थर्मल एंड एक ऑप्टिक्स, एकदम होलाटाइल बन जाते हैं। मतलब कितना भी अच्छा प्रिपेयर करो, दूसरे टॉपिक में ये कंसेप्ट अपन यूज ही नहीं करने वाले, इसलिए अपन उसको भूल जाते हैं। और ये भूलने की आदत से क्या होता है कि ऐसे लगता है कि नहीं यार ये सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये कॉमन माइंडसेट बन जाता है। किसी को अगर पूछेंगे तो ऑप्टिक्स सबसे डिफिकल्ट लगता है, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देन थर्मल सेक्शन, देन मैकेनिक्स, ऐसे डिफिकल्टी लेवल सुनने में आती है, फैक्ट वो नहीं है।
फैक्ट ये होती है कि आप फिजिक्स में छोड़ दो, लाइफ में कोई भी टास्क करने से पहले वो डिफिकल्ट होता है, एक बार वो हो गया फिर वो एकदम इजी बन जाता है। तो जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, प्रिपेयर करेंगे नहीं, मॉड्यूल सॉल्व करेंगे नहीं, वर्कशीट कंप्लीट करेंगे नहीं, जब तक टेस्ट देंगे नहीं, टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे नहीं, तब तक आपको कोई आउटपुट नहीं आने वाला। जो लोग रिलैक्स रहते हैं उनकी वर्ड को बहुत जरूरत है, जो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं बहुत ज्यादा प्रिपेयर करते हैं उनकी वर्ड को कम रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए पहले से बहुत दिनों से 1000 2000 3000 ईयर्स से हमारी सोसाइटी का 80-20 का रेशियो रूल मेंटेन हुआ है। अभी 80-20 का मतलब मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं, ये 20% लोग जो होते हैं वो वर्ल्ड को रूल करते हैं, मतलब वर्ल्ड का जो सब कुछ है, हेल्थ, वेल्थ, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, जो कुछ भी चीजें हैं सब की सब 95% से ज्यादा ये 20% लोगों के पास फोकस्ड होती है। एंड रिमेनिंग जो 80% है वो इन 20% के सारे काम करने के लिए अपनी जिंदगी इन्वेस्ट कर देते हैं, जिनके पास 5% वेल्थ होती है, एंड उसी 5% में ये 80% जो है मगजमारी करते हैं और अपनी जो है वो लाइफ टाइम वहां पे स्पेंड कर देते हैं। तो मैं फिर से वही बोल रहा हूं कि जो रेगुलर सिंसियरली पढ़ते हैं, वर्कशीट सॉल्व करेंगे, आउटपुट लेंगे, अच्छे एग्जाम में मार्क्स लेंगे, दे आर फ्रॉम 20%, इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, इसलिए वो लोग ज्यादा होते भी नहीं है। जो कुछ काम के नहीं, जिंदा इसलिए हुए कि दूसरे के लिए काम धंधे करना है ना, किसी की गाड़ी चलाना है, किसी की गाड़ी धोना है, ऐसे जो डिफरेंट वर्क करने हैं, वो पॉपुलेशन मतलब उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। इसलिए ये जो 80% होते हैं आलसी, लेजी, है ना, हम भी देखते हैं हमारे बैच में जो है 80-20 का पैटर्न है। 2 लोग है जिनको टेस्ट देने में भी इंटरेस्ट है और टेस्ट देते भी है, बाकी जो लोग बचे हैं वो वैसे ही है, कुछ भी काम के नहीं है। अभी लाइव लेक्चर में मैं क्लियरली बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सिलेबस इज मतलब कंप्लीट होने को आ गया है, एकेडमिक्स हमारा खत्म हो रहा है, और उनका आउटपुट देखेंगे तो कुछ भी नहीं, आए थे तब भी वैसे थे, अब कंप्लीट हो रहा है सिलेबस, उनका ऐसी है, तो उनका आगे कुछ नहीं होने वाला है ना। जब जब मुझे पॉसिबल होता है, मुझे खुद बुरा लगता है, तो मैं थोड़ी मतलब एक आधे लेक्चर में 5-10 मिनट के लिए मेरा टेम्पर बढ़ जाता है, कुछ बोलता हूँ, ग्रुप से लेफ्ट करता हूँ, फिर मुझे ही लगता है कि ये इनकी जिंदगी खुद नहीं बदलना चाहते, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए फिर थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद ऐड कर देता हूँ, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, है ना। आपकी जिंदगी के साथ आपको कुछ लेना देना नहीं है, हमको क्या लेना देना है ना। तो लेकिन वो बात इथिकली प्रॉपर नहीं लगती है, बुरी लगती है, इसलिए टाइम टू टाइम ये होता रहता है। उस दिन भी मैंने लेक्चर में बोला था, बस एक जो स्टूडेंट है उसके पेरेंट का कॉल आया, बाकी सारे निर्लज्ज, घर वालों को बोला भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, वैसे ही चल रहा है। तो ये निर्लज्ज सारे 80% में आएंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता, तो उनके बारे में भी मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा थिंक ना करके हमारा जो सिलेबस रेगुलर रूटीन है उसको मेंटेन रखने के लिए मैं ट्राई करूं। बट होता क्या है, ज्यादा मैं सीरियसली लेता हूं कि नहीं, आपने यहाँ पे एडमिशन लिया है, पढ़ने के लिए लिया है, पैसे भी उसके लिए भरते हो, तो आपका उसको आउटपुट मिलना चाहिए, इसलिए मेरा थोड़ा सा ऐसे चिड़चिड़ हो जाती है। लेकिन फैक्ट ये है कि आपको कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए आगे से आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, है ना। आपको कुछ ज्यादा मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा। जैसे ये सेक्शन हमारा खत्म होता है, हर एक बैच की मैं 3 टाइम्स सिलेबस की रिवीजन लेता हूं, लेकिन आपके बैच में जो ऐसे इनएक्टिव लोग थे, ये खत्म होने के बाद मैं डायरेक्ट उनकी टेस्ट सीरीज शेड्यूल करने वाला हूं, और टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग पढ़ो, देनी टेस्ट तो दे दो, मैं ज्यादा कुछ उनके बारे में सोचने वाला नहीं हूं। हाँ, जो लोग कर रहे थे, मैंने बोला कि आपके बैच में से 2 लोग हैं, एक शुभमकर एंड दूसरा कोमल। कोमल भी कभी कभी, ऐसे रेगुलर नहीं है। शुभमकर उसमें ज्यादा थोड़ा सा सिंसियरली करता है, मनमत है, बीच बीच में आता है, करता है, बीच बीच में सो जाता है। इनको छोड़ेंगे तो बाकी लोगों को क्या चल रहा है कुछ लेना देना नहीं बस चल रहा है लेक्चर, इसलिए करते हैं, है ना। मीटिंग में नाम आना चाहिए, दिखना चाहिए कि अटेंडेंस थी, बस उसके लिए वो जी रहे, बाकी कुछ ज्यादा खास नहीं कर रहे। तो आपको इसके जो आउटपुट है अभी समझ में आने वाले हैं। जो अब तक सिंसियरली रह रहे थे उनके लिए मेरे पास टाइम ही टाइम होगा, लेकिन जो लोग अब तक कुछ नहीं किया है, अब उनको अब से ज्यादा एग्जाम जैसे जैसे क्लोज आएगी, पास आएगी, फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगे, तो उनके लिए मेरा टाइम कम रहेगा। मैंने पहले से ही आपको क्लियर कर लिया था। आप जितने मेरे साथ सिंसियर हो, मेरे फिजिक्स के साथ सिंसियर हो, उतना ही मैं आपके साथ सिंसियरली मतलब रूटीन रखने वाला हूं, ठीक है। आपका सब रिकॉर्ड मेरे पास है, इसलिए बाद में कोई भी कुछ भी बोलेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लास्ट चांस है आपको ये सेक्शन में, अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, रेगुलर वर्कशीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, होमवर्क करेंगे, टेस्ट देंगे, अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, तो हो सकता है मेरा माइंडसेट चेंज हो जाए एंड फिर से जो रिवीजन बैचेस होती है फ्रॉम मेजरमेंट अगेन, उसमें मैं आपको ऐड कर दूं। वो डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। क्लियर। तो टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो बेसिकली वही पार्ट है, देखो कि ये ऑप्टिक्स सेक्शन जो है, हम लास्ट में इसको इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये ऐसे लगता है कि बाकी सब्जेक्ट के मतलब बाकी टॉपिक के साथ ज्यादा रिलेटेड नहीं है, तो इसमें ज्यादा आइडिया आता नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं बेसिकली इसको सिलेबस के एकदम एंड में पढ़ते हैं हर एक बैच के।
वैसे दिया भी सिलेबस में एंड में ही है, पहले नहीं दिया है, लेकिन फिर भी अपन उसको एंड में पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा टाइम देके पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं अगेन वहां पे कोई एप्लीकेशंस नहीं आएंगे, जो पैटर्न हम पढ़ेंगे, जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे, वही प्रोसेस अप्लाई करके आपको सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो बोर्ड पे मैंने हेडिंग्स लिखी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। तो हमें पहले डिस्कस करना है अबाउट दिस ड्यूअल नेचर। अब ये ड्यूअल नेचर किसका होता है, तो हम यहाँ पे मैटर एंड रेडिएशन ऐसे डिस्कस करने वाले हैं, मैटर एंड रेडिएशन। और ये मैटर एंड रेडिएशन के ड्यूअल नेचर को डिस्कस करने के लिए मुझे थोड़ी सी ये ऑप्टिक्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। जो आप 9-10 तक लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं वही बातें मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में एकदम डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, तो चलो डिस्कशन शुरू कर देते हैं अबाउट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसका आइडिया बेसिकली आया कहां से, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बोलने वाला हूं जो हम वेव ऑप्टिक्स में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस अच्छा लगना चाहिए इसलिए सुन लो, नहीं रिमेंबर नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में पॉइंट टू पॉइंट इन डिटेल हम इसको देखने ही वाले हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली हम यहाँ पे ड्यूअल नेचर देखने वाले हैं, और उस ड्यूअल नेचर में मैंने रेडिएशन के पार्ट को इंट्रोड्यूस किया था। तो रेडिएशन मतलब हम यहाँ पे लाइट के रेडिएशन को कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ड्यूअल नेचर का डिस्कशन करना है तो हम शॉर्ट में लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर अगेन हमारे टॉपिक के ऊपर आएंगे। नाउ व्हाट इज मीन बाय लाइट, कितने लोगों को आइडिया है कि लाइट मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय लाइट, कम ऑन फास्ट, शुभमकर, व्हाट इज लाइट? कोमल? पैकेट्स ऑफ फोटोन। वेरी गुड, लाइट मतलब क्या होता है? फोटोन होता है। ठीक है, देविका? एनर्जी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू। वेरी गुड मनमत। देविका, व्हाट इज लाइट? चलो, और किसी को बोलना है? बद्री, गौरंगी, आरती? ओके, तो लाइट का मतलब क्या होता है? देखो बेसिकली लाइट मतलब है फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट मतलब क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये जो डेफिनेशन हमने एक्सेप्ट की है उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर लेते हैं कि लाइट मतलब क्या है। इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ विच, by virtue of which we get sensation of vision, we get sensation of vision। मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्टिक्स अगर इसको डिफाइन करना है तो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि लाइट मतलब एक एनर्जी है। अब एनर्जी का काम क्या होता है? वर्क करना। फिर वो एनर्जी डिफरेंट टाइप की होती है, डिफरेंट एप्लीकेशन में एनर्जी की वजह से होने वाले वर्क भी डिफरेंट होते हैं। ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है इट इज रिलेटेड टू ऑप्टिक्स ओनली। ठीक है, मतलब हम जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं इन पॉइंट ऑफ व्यू दैट सेक्शन हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं इसको कि एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हमें विजन का सेंसेशन आता है। जैसे कि अभी बोर्ड में यहाँ पे मैंने 10-15 ट्यूब लगाई है, तो बोर्ड पे जो लिख रहा हूं मैं आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। अगर मैं लाइट्स ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे आपको कैमरे में से जो शूट होने वाला है वो प्रॉपर नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि हमें जो विजन का सेंसेशन मिलता है उसके पीछे लाइट होती है। जैसे घर में रात में 2 बजे सब लाइट बंद है और आप पढ़ाई करने के लिए उठ जाएंगे और हाथ में बुक लेंगे, है ना, और पढ़ाई शुरू कर देंगे लाइन टू लाइन, उसको देखेंगे, कुछ दिखाई भी नहीं देगा। ऐसे नहीं कि आपके पास आईज नहीं है आपके पास बुक भी है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हमें देखने का जो पार्ट होता है, हम उसको सेंसेशन ऑफ विजन होता है, वो प्रोवाइड करने वाली एनर्जी मतलब लाइट होती है। ठीक है, अब इस लाइट के बारे में हमें और एक इंफॉर्मेशन होती है कि लाइट जो है वो मीडियम में से प्रोपागेट होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब क्या? वेव्स हमने डिटेल में पढ़ा था, उसी टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हम पढ़ चुके हैं कि जिसको प्रोपागेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और वो प्रोपागेट होता ही ऐसे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जब भी मीडियम में से प्रोपागेट होता है तो प्रोपागेशन की इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एग्जैक्टली ये 2.979245 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन वो नंबर हर बार कैलकुलेशन में हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई हम उसको मतलब राउंडिंग ऑफ करके 3 बना देते हैं।
लाइट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये एनर्जी है तो उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मैक्स प्लैंक ने हमें एक फॉर्मूला बोला है, और वो होता है E इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू होता है एच सी बाय लैम्डा। अब ये सारे फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं, तो उसके लिए हमने न्यू इक्वल टू सी इंटू लैम्डा पहले वेव सेक्शन में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो एच आ रहा है उसका मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। जो न्यू मैंने लिखा है इसका मतलब होता है लाइट की फ्रीक्वेंसी, जो लैम्डा हमने यहाँ पे कंसीडर किया है उसका मतलब होता है लाइट की वेवलेंथ, एंड सी का मतलब होता है लाइट की स्पीड। तो इस तरह से ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई लाइट के बारे में। हम आगे भी एक दो स्टेटमेंट इसमें जोड़ सकते हैं कि लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम आल्सो, बिकॉज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसको मीडियम जो है मटेरियल मीडियम उसकी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, मटेरियल मीडियम पे ऊपर ये डिपेंडेंट ही नहीं है, ये अपने आप प्रोड्यूस होता है और मीडियम में से प्रोपागेट होता है। तो इस तरह से ये लाइट का पार्ट होता है जो हम आज की डेट में स्टडी करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट में ऐसे नहीं था, लाइट के बारे में जो है हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने हिस्टोरिकल इवेंट हो गए, एक्सीडेंटली कुछ इन्वेंशंस हो गए, उसमें डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप हम इंप्रूव कर करके यहां तक लाइट के बारे में पहुंच चुके हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद में एक कंफ्यूजन आ गया है, और उसी कंफ्यूजन को अपन ड्यूअल नेचर बोलते हैं, जिसके साथ हम कनेक्ट करने वाले। तो देखो कंडीशन क्या है कि सबसे पहले लाइट के बारे में जो है 1611 में कुछ बातें की गई थी, जिसमें हमें लाइट का जो इफेक्ट है रेनबो, वो रेनबो कैसे प्रोड्यूस होता है, क्यों प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में कुछ बेसिक आइडिया जो है वो डेमिनी था उसने एक्सप्लेन की थी। बाकी कुछ खास रिकॉर्ड उससे रिलेटेड मालूम नहीं है, तो उसकी डिटेल में अपन नहीं जा सकते। उसके बाद लाइट के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन थी जो 1647 में डिसार्ट्स बोल के एक साइंटिस्ट था उसने एक्सप्लेन की थी, और उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा था कि जैसे लाइट का सोर्स होता है वो लाइट को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स जो है इस पार्टिकल को हिस्ट्री में सबसे पहले बोला गया था एज ए कॉर्पुस्कल्स। कॉर्पुस्कल्स मतलब ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही पार्टिकल होता है, लेकिन ये स्पेशल पार्टिकल है जो लाइट के सोर्स से निकलते हैं। मतलब ये पार्टिकल जाएंगे हमारे आईज में एंटर करेंगे तो हमें समझ में आएगा लाइट आ गई। ये पार्टिकल अगर पाथ में से ट्रैवल कर रहे हैं तो हम समझेंगे कि लाइट जा रही है। ये पार्टिकल अगर बोर्ड के ऊपर आएंगे, इंसिडेंट होंगे, रिफ्लेक्ट होके आईज में एंटर करेंगे, हम समझ जाएंगे कि लाइट आएगी। इस तरह की कुछ बेसिक बातें, लेकिन उसका भी कुछ प्रॉपर रिकॉर्ड में नहीं था, ये डिसार्ट ने एक्सप्लेन किया था। लेकिन हिस्टोरिक इवेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेंशन, जो थ्योरी एक्सप्लेन की गई थी वो अराउंड 1675 थी, जो एक्सप्लेन की गई थी बाय ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स सर आइजैक न्यूटन। और ये सर आइजैक न्यूटन जो था इसने 1675 में ये डिसार्ट के कॉर्पुस्कल्स के पार्ट से रिलेटेड एकदम डिटेल ऑब्जर्वेशन करके लाइट के बारे में सबसे बेस्ट थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन की गई थी। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने बहुत बड़ा एक ग्रंथ, एक थीसिस भी लिखा था, ऑप्टिशिया मैथमेटिशिया। और उस थीसिस में न्यूटन एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, देखो न्यूटन ने बोला था कि लाइट इज इमिटेड फ्रॉम द सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पुस्कल्स, यानी कि टाइनी पार्टिकल्स। मतलब न्यूटन का बोलना यह था कि जब भी सोर्स पे से लाइट निकलेगा वो पार्टिकल के फॉर्म में निकलेगा। उसके बाद आगे आके न्यूटन एक्सप्लेन करता है ये जो कॉर्पुस्कल्स है, ये जो पार्टिकल्स है, ये जो है एक तो वेटलेस होते हैं, उनका कुछ खुद का कुछ वेट होता नहीं कंसिडरेबल। उसके बाद में ये इलास्टिक होते हैं, मतलब मीडियम में से जाएंगे तो मीडियम को जो डिस्टर्ब करेंगे वो डिस्टर्बेंस अपनी जगह फिर से वापस आएगा, मतलब इलास्टिक टुवर्ड्स मीडियम होते हैं। एंड ये ऑलवेज ट्रैवल करेंगे अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी न्यूटन ने बोली थी। उसके बाद आगे जाके न्यूटन को लगा कि अगर ये पार्टिकल है तो न्यूटन तो मैकेनिक्स का, मतलब उसकी जिंदगी मैकेनिक्स में गई थी, तो उसने क्या किया, ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे दिख रहे थे उनको मैकेनिक्स के साथ रिलेट करने का शुरू कर दिया, ट्राई करना शुरू कर दिया। और इसीलिए हम रिफ्लेक्शन की जो डेफिनेशन है आज भी यही बोलते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू सेम मीडियम।
न्यूटन ने बोला था बाउंसिंग बैक ऑफ कॉर्पुस्कल्स, हमने करेक्ट करके उसको लाइट रेज बोल दिया। लेकिन ये सारी बातें सबसे पहले न्यूटन ही था जो लाइट के पार्टिकल को मैकेनिक्स के साथ रिलेट कर रहा था, और मैकेनिक्स में जैसे जनरली कोई बॉडी बिहेव करती है उसी तरह से ये लाइट के पार्टिकल बिहेव करेंगे, ऐसे न्यूटन को लगता था। इसलिए न्यूटन आगे जाके बोलता है कि जब ये कॉर्पुस्कल्स हमारे आईज में एंटर करेंगे हमें समझ में आएगा कि लाइट आ गई। उसके बाद में ये कॉर्पुस्कल्स के जो कलर है उनके साइज के अकॉर्डिंग लाइट का कलर चेंज हो जाएगा, मतलब छोटा है तो वॉयलेट दिखेगा, बड़ा है तो वो रेड दिखेगा। इस तरह की बातें ये न्यूटन की थ्योरी में बोली गई थी। मतलब न्यूटन की थ्योरी का एकदम बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि लाइट इज इमिटेड फ्रॉम द सोर्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन उसी बीच क्या हुआ देखो, 1678 में और एक साइंटिस्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं कि हाइजिन। और ये हाइजिन ने क्या किया था देखो, एक्चुअल में ईयर आपको सिमिलर लग रहे हैं लेकिन ये दोनों साथ में वर्क नहीं कर रहे थे, इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे थे। इसी बीच ये हाइजिन जो है 1678 में अपनी थ्योरी लाइट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, और उस थ्योरी में ये हाइजिन बोलता है कि लाइट इज प्रोपागेटेड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव्स मतलब क्या है वो भी आपको मालूम है, हम उसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हाइजिन बोलता है कि लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स थ्रू द मीडियम and it travels with uniform speed in homogeneous medium and different colors of light are due to different wavelengths। लाइट की जो लॉन्जिट्यूडनल वेव है तो उसकी वेवलेंथ वैरी होने की वजह से क्या होता है, वहां पे लाइट का कलर वैरी होता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आने लगा कि हाइजिन की थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव था, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल वेव जो है वो बेसिकली मैकेनिकल वेव की टाइप है। एंड हम मैकेनिकल वेव को डिफाइन कर चुके हैं कि ऐसे वेव जिनको मीडियम में से प्रोपागेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मटेरियल मीडियम होगा तभी ये प्रोपागेट हो सकते हैं, मटेरियल मीडियम अगर नहीं है तो इनका प्रोपागेशन पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम जब देखते हैं कि लाइट जो अर्थ के ऊपर आती है बेसिकली आती है फ्रॉम सन, तो सन से लेके अर्थ तक कोई मीडियम है ही नहीं, फिर भी ये मैकेनिकल वेव कैसे ट्रैवल करते हैं। इसलिए हाइजिन वहां पे एक एडिशनल पार्ट हमें बोलता था कि स्पेस में जिसको अपन वैक्यूम बोलते हैं वहां पे हर तरफ एक मीडियम भरा पड़ा है जिसको बोला गया था ल्यूमिनिफेरस ईथर। और ये मीडियम कैसा है, एकदम भारी मीडियम है जो दिखता भी नहीं है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, एंड जिसको अपन मेजर भी नहीं कर सकते, मतलब जीरो डेंसिटी है। फैक्ट में ऐसा कोई भी मीडियम कभी एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता, बस ये हाइजीन को मालूम हुआ था। इस तरह की थ्योरी हाइजीन ने एक्सप्लेन की थी। लेकिन ये न्यूटन के सामने हाइजीन जैसे चिल्लर लोगों की कुछ भी मतलब वैल्यू नहीं थी, इसलिए इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट थी, फिर भी उस टाइम पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। आगे गए तो बहुत दिनों तक जो न्यूटन की थ्योरी थी उसी के ऊपर अपन पढ़ रहे थे, ध्यान दे रहे थे। और उसके बीच में 1801 में फिर थॉमस यंग आता है, और ये थॉमस यंग क्या करता है, लाइट से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट करता है जो हमारे सेक्शन में टॉपिक में भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दैट इज इंटरफेरेंस। अब ये जो इंटरफेरेंस वाली बात है, फेनोमेनन है, हम वेव्स में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे बस लाइट से रिलेटेड हमें डिस्कस करना है। तो थॉमस यंग जब लाइट का इंटरफेरेंस करता है तो वो एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर लाइट का इंटरफेरेंस हो रहा है तो इंटरफेरेंस ये फेनोमेनन स्ट्रिक्टली अबाउट वेव का होता है, मतलब वेव का ही इंटरफेरेंस हो सकता है, पार्टिकल का इंटरफेरेंस होता ही नहीं है। ये थॉमस यंग हमें एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि ये हमें कहीं ना कहीं मतलब बोल रहा है कि न्यूटन के थ्योरी में जो पार्टिकल बोला गया था लाइट का नेचर वैसा नहीं है, लाइट का नेचर वेव्स का नेचर होना चाहिए। लेकिन फिर भी न्यूटन थोड़ा सा रिस्पेक्टेड बहुत था, इसलिए सब थ्योरीज को जो है हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ कि 1820 में फौकॉल्ट एंड फ्रेस्नेल, ये दो लोग थे, इन्होंने क्या किया था कि लाइट की स्पीड को ऑब्जर्व किया था। न्यूटन के टाइम में न्यूटन बोल रहा था कि जो लाइट की कॉर्पुस्कल की स्पीड है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा है एंड रेयरर मीडियम में कम है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, फौकॉल्ट ने, फ्रेस्नेल ने, कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था कि लाइट की स्पीड रेयरर मीडियम में ज्यादा है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। यानी ये सारे जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे ये न्यूटन की थ्योरी के साथ कहीं पे तो मिसमैच हो रहे थे। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जब 1849 में और एक साइंटिस्ट था फिजाऊ, और इस फिजाऊ ने क्या किया था, लाइट की जो स्पीड है थ्रू वैक्यूम,
जिसको अपन 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड बोलते हैं, इसको एक्चुअल में कैलकुलेट किया था, प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया था, और वो डिटरमाइन करके बोल रहा है कि लाइट की स्पीड अगर वैक्यूम में, एयर में जो है 3 इंटू 10⁸, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं हो सकती, तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होनी चाहिए। ये सारी बातें न्यूटन की थ्योरी को काउंटर कर रही थी, उसके अपोजिट थी, मतलब जो न्यूटन की थ्योरी में पॉइंट्स थे उसको अपोजिट बातें ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रहे थे। लेकिन इनसे कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। लेकिन उसके बाद में 1854 के आसपास जो अपन लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं, मैक्सवेल की बात आ गई, जिसने इस थ्योरी के बारे में बहुत मतलब इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, इन्वेंशन या फिर इंपॉर्टेंट थीसिस एक्सप्लेन किया गया। और ये जो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल था, इसने 1854 में सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस भी किया, डिटरमाइन भी किया और प्रोपागेट भी किया। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये नए टाइप के वेव हमें इस इन्वेंशन के बाद में मालूम हो गए कि नेचर में सिर्फ मैकेनिकल मीडियम डिपेंडेंट वेव नहीं होते हैं, कुछ वेव ऐसे होते हैं कि जिनको मीडियम के साथ कुछ लेना देना है नहीं, जो प्रोड्यूस होने के बाद अपने आप ट्रैवल करते थ्रू द मीडियम। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि लाइट की थ्योरी से रिलेटेड इतना सारा कंफ्यूजन चल रहा था, तो ये मैक्सवेल की इन्वेंशन के बाद में थोड़ा सा मतलब ऑब्जर्वेशन करके देखा। ये मैक्सवेल बोलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे C = 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग लाइट की जो स्पीड है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड इतनी ही है। उसके बाद में मैक्सवेल एक्सप्लेन करता है कि लाइट जो है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, वो मटेरियल मीडियम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा, वो वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकता है। यानी कि यहाँ पे दो बातें आ गई, एक लाइट की स्पीड एंड दूसरा इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, ये वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकता है। और ये दो बातें हमने जब लाइट को अप्लाई करके देखा तो लाइट का नेचर इनसे मैच कर रहा था। जैसे कि लाइट सन से निकलती है, अर्थ के ऊपर आती है, मतलब वो वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकती है, एंड इस लाइट की स्पीड एग्जैक्टली सिमिलर होती है टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड ये थ्योरी को अप्लाई करने के बाद हमें क्लियर हो गया था कि लाइट जो है वो प्रोपागेट होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर वहां पे हमने न्यूटन की जो थ्योरी थी उसको क्रॉस चेक करना शुरू कर दिया, और हमें 1860 के एंड तक मालूम हो गया न्यूटन के थ्योरी का हर एक पॉइंट जो है वो प्रैक्टिकली किसी भी कंडीशन में मैच नहीं कर रहा था। मतलब इतनी अच्छी भारी थ्योरी न्यूटन ने जो एक्सप्लेन की गई थी वो बन गई 100% रिजेक्टेड थ्योरी। लेकिन फिर भी हम आज उसको पढ़ते हैं, वो इसलिए कि लाइट को पढ़ना कैसे होता है, लाइट को पढ़ना मतलब लाइट की कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ना, ये न्यूटन की थ्योरी में हमें सबसे पहले मालूम हुआ था। तो यहाँ पे ये मैक्सवेल की थ्योरी को अप्लाई करने के बाद जो मैंने लिख के दिया था वो बात हमें मालूम हो गई कि लाइट मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी propagates through the medium in the form of electromagnetic waves with a speed of 3 into 10⁸ meter per second. It can travel through vacuum also and its energy is given by E = h into nu. ये बाद में मालूम हुआ 1901 में, लेकिन हम कंसिडर करते हैं। तो उसके बाद हमें मालूम हो गया कि ऐसे लगने लगा कि लाइट के बारे में हम बहुत कुछ जान गए हैं, लाइट के बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन मालूम हो गई। लेकिन उसी बीच 1887 में जो हमारे टॉपिक की स्टार्ट की कंसेप्ट आने वाली है, साइंटिस्ट आता है हेनरिक हर्ट्ज। अब ये हेनरिक हर्ट्ज का देखो, इसका बैकग्राउंड ऐसे था कि इसको बेसिकली जो फेनोमेनन हम ड्यूअल नेचर में पढ़ने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल के, इसकी आइडिया यहाँ पे हेनरिक हर्ट्ज को 1887 में मिली थी। लेकिन उसका और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई रिलेशन ही नहीं था, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इफेक्ट पहले किसी को मालूम ही नहीं था, आइडिया भी नहीं थी। लेकिन ये हेनरिक हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट करते टाइम, अभी एक्सपेरिमेंट क्या था उसका, एक फुटबॉल के ग्राउंड के ऊपर एक गोल पोस्ट में वो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता था, दूसरे गोल पोस्ट में रिसीव करता था, तो उसकी प्रॉपर्टी उसको स्टडी करनी थी। और उस टाइम पे हुआ क्या, हेनरिक हर्ट्ज हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग डे टाइम, मतलब जब तक सनलाइट वहां पे इंसिडेंट होती है तब तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहले गोल पोस्ट से निकल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी हाई होती है, बढ़ जाती है, जितना हमने पोटेंशियल अप्लाई किया था, जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा हो जाती है। एंड जैसे सनसेट हो गया, अंधेरा छा गया, लाइट बंद हो गया,
फिर नॉर्मल जितना अपन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं उतनी इंटेंसिटी वहां पे आती है। तो इसके दिमाग में सबसे पहले आया था कि लाइट का कुछ ना कुछ इंपैक्ट हो रहा है। क्या इंपैक्ट हो रहा है? इसने क्या किया था, इसके साथ वर्क करने वाले इसके दो स्टूडेंट थे, होनहार स्टूडेंट एकदम, हॉलवॉक एंड लीनार्ड। हॉलवॉक एंड लीनार्ड, इनको बोला था कि ये क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके मुझे बोलो। तो ये हॉलवॉक एंड लीनार्ड ने क्या किया था, अराउंड 1896 से लेके 1904 1905 तक जो है एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन को ही हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमारे ड्यूअल नेचर की पहली कंसेप्ट होने वाला है। तो इन्होंने क्या किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, अब देखो एकदम सिंपल सी बात थी कि यहां पे एक मेटल को रखा जाता था और उस मेटल के ऊपर लाइट इंसिडेंट होते थे। अब लाइट इंसिडेंट होने के बाद, लाइट मतलब कौन है, एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी किस टाइप की है ये हमें मालूम नहीं था। इसलिए उसी बीच जब इनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उसी बीच 1901 में सर मैक्स प्लैंक आता है और वो प्लैंक की खुद की क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करता है। और उस प्लैंक के क्वांटम थ्योरी में मैक्स प्लैंक क्या एक्सप्लेन करता है बाद में डिटेल में बोलूंगा, अभी इन शॉर्ट सुनो कि ये प्लैंक ने किया क्या था कि बेसिकली एक रूम रखी थी जो आइसोलेटेड थी और उसमें वैक्यूम था। वहां पे हमने दो बॉडीज को रखा था, एक बॉडी हॉट थी, दूसरी बॉडी कोल्ड थी, मतलब एक का टेम्परेचर ज्यादा था, एक का टेम्परेचर कम था। इसमें हीट एनर्जी ज्यादा है, इसमें हीट एनर्जी कम है। रूम में वैक्यूम है, मतलब कंडक्शन भी नहीं होगा, कॉन्वेक्शन भी नहीं होगा, लेकिन रेडिएशन को अपन रोक नहीं सकते, इसलिए रेडिएशन हो रहा था। और वहां पे प्लैंक ऑब्जर्व करता है कि जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, हीट एनर्जी कम हो रही है, एंड कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब हीट एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब दोनों बॉडी में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। बट ये एनर्जी को एक्सचेंज किया किसने, रेडिएशन में। अभी बाद में मालूम हो गया था कि ये रेडिएशन मतलब क्या है, रेडिएशन मतलब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। इसके बाद फिर मैक्स प्लैंक बोलता है कि ये जो रेडिएशन है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, यानी ये जो लाइट है, ये नथिंग बट पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। जैसे उसके एक्सपेरिमेंट में हॉट बॉडी से पैकेट निकलते थे, कोल्ड बॉडी में जाके गिरते थे, कोल्ड बॉडी की एनर्जी बढ़ रही थी, हॉट बॉडी की कम हो रही थी। तो मैक्स प्लैंक बोलता है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बंडल्स ऑफ एनर्जी और क्वांटास ऑफ एनर्जी। पैकेट को, बंडल को ही क्वांटा बोला गया था। एंड उसने बोला था कि हर एक जो क्वांटा होता है इसकी एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है उसके ऊपर एनर्जी डिपेंड करेगी। और फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करके हमें एक्सप्रेशन मिला था E = H × न्यू, जहां पे H का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आई थिंक मैंने पहले लिख के दी थी 6.63 × 10⁻³ जूल सेकंड। तो ये मैक्स की प्लैंक की थ्योरी थी, उसको ऑब्जर्व करके ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हॉलॉक एंड लीनार्ड ने ऑब्जर्व किया कि जो प्लैंक बोलता है वही है कि जब मेटल के सरफेस के ऊपर लाइट आके गिर रही है, लाइट आके गिर रही है मतलब कौन गिर रहा है, लाइट के पैकेट्स गिर रहे हैं। अब ये लाइट के पैकेट्स को बोला गया था फोटोन, मतलब लाइट गिर रही है यानी फोटोन गिर रहे हैं। अब ये फोटोन कर क्या रहे हैं, तो मेटल है, मेटल के सरफेस के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो कंडक्टर है, मेटल है। तो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दे आर मोस्ट एनर्जेटिक वन, सबसे ज्यादा एनर्जी उनके पास होती है, तभी तो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से जंप करके फ्री हो चुके हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वहां पे एनर्जी गेन करते हैं। कहां से, जो लाइट उनके ऊपर आके गिरी थी उस लाइट में जो फोटोन था उनसे, मतलब फोटोन का इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, कोलिजन में इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहे हैं, और एनर्जी गेन करने के बाद अपना जो नेचर है वो शो अप कर रहे हैं। उनको क्या करना है, एज अर्ली एज पॉसिबल इलेक्ट्रॉन को सब बाइंडिंग, मतलब जो भी फोर्सेस है सब बंधनातून त्यांना मुक्त व्हायचंय, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल उनको छोड़ के चला जाना है, जहां से वहां से जाना है, उनको कहां पे जाना है मालूम नहीं, लेकिन जाना है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, गेन करते हैं, एक्साइट होते हैं, एंड एक्साइटमेंट के बाद में मेटल के सरफेस से जंप करके बाहर आते हैं। यानी लाइट इंसिडेंट होने के बाद मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया मतलब चार्ज बाहर आ गया, मतलब वहां पे करंट फ्लो हो गया। इसीलिए इस इफेक्ट को बोला गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि यहां पे एक नई कंसेप्ट मालूम हो गई, लाइट मेटल के ऊपर आके इंसिडेंट हो गए, वहां पे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं,
मगर फिर यहाँ पे इस इन्वेंशन के बाद एक छोटा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गया कि हमारा जो मैकेनिक्स का पार्ट था उसके अकॉर्डिंग हमारा ये मानना था कि जो वेव्स होते हैं वो वेव्स मैटर के पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। वो वेव्स होते हैं, उनका काम है बस एनर्जी को एक जगह से जाके दूसरी जगह पे लेके आना। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। समझ रहे हो ना आप? जैसे कि अगर वेव पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर पाता तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे जोर जोर से बोलने लगूं तो इलेक्ट्रॉन जो फैन के ऊपर है उसको किसी टाइप की एनर्जी मिल जाए और वो वहां से जंप करके करंट फ्लो हो जाए। ऐसे नहीं होता है नेचर में। मतलब वेव जो है वो मेटल के साथ, बॉडी के साथ, सरफेस के साथ, पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट नहीं होते। ऐसे एक जनरल मैकेनिक्स है हमारा। लेकिन यहाँ पे जो लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आके इलेक्ट्रॉन को सरफेस के बाहर निकाल के फेंक रहे हैं। यानी कि लाइट का नेचर कौन सा है? पार्टिकल नेचर है। मतलब ये सारी जो बातें हमने हिस्टोरिक देखी थी तो यहाँ पे आते आते हमने कंक्लूड कर दिया था कि लाइट का नेचर वेव नेचर है और उसको भी हम स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल रहे हैं। और हम खुश थे कि लाइट के बारे में अभी बहुत सारी बातें हमें मालूम हो गई। अब वही यही है बस जो कुछ भी है और इसी के अकॉर्डिंग हम लाइट को पढ़ने वाले हैं कि लाइट मतलब कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट मतलब कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन ये प्लैंक की क्वांटम थ्योरी एंड ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंडिकेट कर रहे थे कि लाइट मतलब पार्टिकल है। ये ऐसे नहीं बोल रहे थे कि वेव नहीं है, ये बोल रहे थे कि वेव होगा, लेना देना नहीं है, लेकिन पार्टिकल है। लाइट के अंदर पार्टिकल। कौन से पार्टिकल है? ऐसे पार्टिकल है कि जिनके पास एनर्जी भरी पड़ी है। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे इतनी डिटेल में थ्योरी पढ़ के कंक्लूजन पे आ गए थे, इन दो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में पूरा उसको मतलब कंफ्यूज कर दिया। मतलब देखो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारे फेनोमेनन एक्सप्लेन कर रहे थे एक्सपेरिमेंटली कि लाइट वेव है। लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, उसमें जो क्वांटम थ्योरी का जो क्वांटम का पार्ट है ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये भी एक्सपेरिमेंटली, ऐसी कोई मतलब हाइपोथेटिकल थ्योरी नहीं थी। एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि लाइट मतलब पार्टिकल है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया और इस कंफ्यूजन के ऊपर कंक्लूजन लाने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन आता है। और आइंस्टाइन जो है फिर इसके ऊपर डिटेल में ऑब्जर्वेशन करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कंक्लूजन देता है। और वो कंक्लूजन इस तरह से था जो उसने 1905 में दिया था। एंड इसी कंक्लूजन के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज E=mc² के लिए नहीं मिला था, इस इन्वेंशन के लिए मिला था। E=mc² इसी का पार्ट है, ऐसे कोई अलग इन्वेंशन नहीं है, इसी का पार्ट है। लेकिन बेसिक जो थ्योरी यहाँ पे आइंस्टाइन एक्सप्लेन करता है वो थ्योरी है ड्यूअल नेचर। मतलब आइंस्टाइन ने बोला था कि सारी बातें बराबर है, अब किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते न्यूटन की तरह। लाइट तो वेव है ही है, लेकिन वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो पार्टिकल नेचर भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, वेव नेचर भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए आइंस्टाइन बोलता है कि लाइट हैज ए ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब दो टाइप के नेचर। लाइट हैज ए ड्यूअल नेचर। और उसमें एक्सप्लेन करते टाइम आइंस्टाइन बोल रहा है कि लाइट मतलब कौन है? वेव्स है, जब वो मीडियम के साथ और मीडियम में से प्रोपागेट हो रहा है। ठीक है, इट बिहेव्स लाइक ए वेव्स व्हेन इट प्रोपागेट्स थ्रू द गिवन मीडियम। लेकिन जब भी ये किसी सरफेस के साथ इंटरैक्ट करने वाला है, सरफेस के ऊपर आने वाला है, सरफेस के पार्टिकल को देखने वाला है, तब वो क्या करता है? खुद का नेचर चेंज करके पार्टिकल बन जाता है। देख लो आइंस्टाइन की थ्योरी कैसी है। लाइट हैज ए ड्यूअल नेचर, जो हमारा टॉपिक भी है। लाइट हैज ए ड्यूअल नेचर। और इस ड्यूअल नेचर में होने वाला क्या है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, कि ये जो लाइट होता है जब ये मीडियम में से प्रोपागेट करेगा, प्रोपागेटिंग थ्रू द गिवन मीडियम, ये बिहेव करेगा एज ए वेव। लेकिन जैसे ये किसी सरफेस के साथ इंटरैक्ट करेगा तो सरफेस के साथ इंटरैक्ट करते टाइम ये अपना नेचर चेंज करेगा और बन जाएगा पार्टिकल। और फिर पार्टिकल बन के उनके साथ झगड़े करेगा, इलेक्ट्रॉन को मतलब वहां से निकाल के मेटल के सरफेस के बाहर फेंक देगा। ऐसी थ्योरी आइंस्टाइन बोल रहा है। और ये थ्योरी को प्रूव करने के लिए आइंस्टाइन इक्वेशन का भी सपोर्ट दे रहा है कि अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक E होता है h न्यू, बट न्यू इक्वल टू c इंटू लैम्बडा। उसके अकॉर्डिंग h इंटू न्यू बनेगा, सॉरी, ये v इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा, c इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा, ये फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग E बनेगा hc अपॉन लैम्बडा।
उसके बाद आइंस्टाइन बोलता है कि मेरा खुद का इन्वेंशन है लाइफ टाइम की, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब यहाँ पे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर में E का मतलब एनर्जी है, देन E इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, इसका मतलब यहाँ पे E है, इसका मतलब भी एनर्जी है। एक साइड सेम है तो हम इनकी अनदर साइड इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा एच सी बाय लैम्बडा, जिसमें से एक सी कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा m इंटू सी इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? K. व्हाट इज के? Kinetic energy. नो। प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, कोमल। देविका बोलो। आई विल नॉट प्रोसीड जब तक आप नहीं बोलोगे। मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो ये बने मोमेंटम। अगर लैम्बडा को एंड मोमेंटम को इंटरचेंज करेंगे तो ये लैम्बडा इक्वल्स टू बन गया, एक मिनट यहाँ पे सी कैंसिल हो गया है, हाँ, लैम्बडा इक्वल्स टू बन गया h अपॉन पी। इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लैम्बडा है, लैम्बडा है मतलब कौन है? वेवलेंथ है। एंड वेवलेंथ स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ किसको होती है? वेव्स को। पी का मतलब कौन है? मोमेंटम है। अब ये मोमेंटम किसको होता है? सिर्फ मैटर को होता है, जिसको मास है उसी को मोमेंटम होता है। एंड इक्वेशन आइंस्टाइन ने हमें एक इक्वेशन ऐसा प्रोवाइड कर दिया कि जिसमें मोमेंटम भी आ गया और लैम्बडा भी आ गया। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि अगर एक इक्वेशन में वेवलेंथ एंड मोमेंटम दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं तो यहाँ पे जो नेचर है लाइट का वो भी ड्यूअल हो सकता है। इसलिए थ्योरेटिकली और इक्वेशन के फॉर्म में आइंस्टाइन ने जो है वो लाइट के ड्यूअल नेचर को एक्सप्लेन किया गया था। यही ड्यूअल नेचर था अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एक्सप्लेन किया गया था 1905 में, नोबेल प्राइज मिला था 1921 में। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ देखो, 1923 से 1927 तक यहाँ पे और एक साइंटिस्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं एज ए डी ब्रोगली। केमिस्ट्री में सुना होगा आपने, लुइस डी ब्रोगली। और ये लुइस डी ब्रोगली क्या करता है? सेम जो आइंस्टाइन की कंसेप्ट थी, इसी आइंस्टाइन के कंसेप्ट के ऊपर अपनी पीएचडी शुरू कर देता है। और उस पीएचडी को करते टाइम जब ये डिटेल में सारी बातें ऑब्जर्व कर देता है तो वहां पे कंक्लूड करता है कि आइंस्टाइन ने जो बोला था वो एग्जैक्टली झूठ बोला था। आइंस्टाइन ने जो एक्सप्लेन किया था वो एग्जैक्टली उल्टा एक्सप्लेन किया था। कैसे? आइंस्टाइन ने बोला था वेव बिहेव्स लाइक पार्टिकल, और यहां पे डी ब्रोगली आके एक्सप्लेन करता है वेव डजंट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल बट पार्टिकल बिहेव्स लाइक वेव। समझ रहे दोनों में डिफरेंस? आइंस्टाइन ने बोला था कि एक्चुअल में वो वेव है, जब वो मीडियम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, यानी वेव बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल। वहीं पे डी ब्रोगली एक्सप्लेन कर रहा है वेव डजंट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल बट पार्टिकल बिहेव्स लाइक ए वेव, यानी लाइट जो है वो पार्टिकल है, जब वो मीडियम में से प्रोपागेट होता है तब वो वेव नेचर एक्वायर कर देता है। एंड इसको सपोर्ट करने के लिए डी ब्रोगली बोलता है कि सिर्फ लाइट ही नहीं, दुनिया में हमारे सराउंडिंग में जो कोई भी मैटर है, जो कोई भी मैटर है, जब भी ये मोशन परफॉर्म करेगा, जब भी ये मोशन परफॉर्म करेगा तो उसके मोशन के परफॉर्म होते टाइम वो क्या करेगा? वेव का नेचर एक्वायर करेगा। क्या करेगा? वेव का नेचर एक्वायर करेगा। और उस वेव का नेचर जो है ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा देगा जिसको अपन बोलते हैं एज ए मैटर वेव। मतलब यहां से हमें नई बात मालूम हो गई कि मैटर वेव मतलब कुछ होता है और वो क्या होता है।
और इस मैटर वेव को पढ़ने के लिए हमने फिजिक्स की एक नई ब्रांच भी शुरू कर दी, जिसको अपन बोलते हैं एज ए क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। और एक क्वांटम मैकेनिक्स की जो मतलब कंक्लूजन से वो हमारे पास नहीं है, मतलब अभी भी इसमें इन्वेंशन चल रहा है, तो हम कुछ भी लाइट के बारे में ऐसे फाइनल है यही है ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? ये पूरा ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स का कॉम्बो था, उनका क्या बोलेंगे हम, पूरा जो पार्ट हमें पढ़ना है इन डिटेल में, उन सब का एक शॉर्ट लिंक थी। यही बातें हम हमारे सेक्शन में इस बुक में डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक आगे, और यहां से आगे आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। लग रहा है क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारे लोग है वर्क कर रहे हैं, जब उनका कंक्लूजन आएगा तब आएगा। अभी के लिए हम इतनी बात डिस्कस करेंगे कि लाइट का नेचर जो डी ब्रोगली ने बोला है उसी की तरह है, एंड इस बात को प्रूव करने के लिए डी ब्रोगली क्या बोलता है, देखो कि जैसे हम कार में बैठ गए और कार रोड पे से चल रही है एकदम स्पीड में, तो ये डी ब्रोगली बोलता है कि कोई भी मैटर है, कुछ भी हो, कार हो या इलेक्ट्रॉन हो, कार मतलब मैक्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रॉन मतलब माइक्रोस्कोपिक, तो मैक्रोस्कोपिक बॉडी है या फिर माइक्रोस्कोपिक बॉडी है। माइक्रोस्कोपिक मतलब इतनी छोटी की दिखती नहीं है, मैक्रोस्कोपिक मतलब इतनी बड़ी है दिख जाती है। तो किसी भी टाइप का मैटर अगर है, जब भी ये मैटर मोशन परफॉर्म करेगा, इट हैव टू एक्वायर अ वेव नेचर। एंड उसी को प्रूव करने के लिए देखो कंडीशन क्या आती है कि डी ब्रोगली बोलता है, फिर से वही बात है, इक्वेशन तो वही है जो आइंस्टाइन ने बोले थे, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, बराबर है, E इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा है, ये भी बराबर है, इक्वेट करके लैम्बडा इक्वल्स टू एच बाय पी आ गया, ये भी बराबर है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये बात में कोई भी ऑब्जेक्शन डी ब्रोगली को नहीं था। वो बस ऑब्जेक्ट किसको कर रहा है कि जो आइंस्टाइन ने बोला था कि वेव बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल है, ये बोलता है कि वेव डजंट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल है, बट पार्टिकल बिहेव्स लाइक ए वेव है। इक्वेशन सेम रहेंगे, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहां पे होता क्या है, अगर अपन कार का एग्जांपल मैंने दिया था और दूसरा इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल दिया था, तो यहां पे डी ब्रोगली बोलता है कि जो मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, बड़ी बड़ी ह्यूज बॉडी है, तो उनका प्रॉब्लम क्या होता है। देखो अगर अपन बात कार की करेंगे, कार चल रही है तो उसकी वेवलेंथ चाहिए हमें, लैम्बडा कितना है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाय m इंटू वी। अब कार का मास ले लेते हैं 10 टू द पावर 3, स्पीड ले लेते हैं उसकी 20-30 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में ज्यादा हो जाती है 72-90, लेकिन मीटर पर सेकंड में लेने तो उसको 20 ले लो, 30 ले लो, मैं 30 ले लेता हूँ कैलकुलेशन के लिए इजी जाएगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे ये 6.63 है डिवाइडेड बाय 3 है, ये 10 की पावर 1, ये 3 प्लस 4 ऊपर जाके -4, मतलब ये आ रहा है 10 टू द पावर -38। इधर कैलकुलेट होके 2 बनेगा, लेकिन 10 की पावर की रेंज देखो -38, इतनी छोटी है या बड़ी है रेंज, वेवलेंथ -38 आ गई, मतलब छोटी आ गई या बड़ी आ गई। ले पाण्यात म्हशीत तुमचे, 10 टू द पावर -38 है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है या बहुत छोटा नंबर है? बहुत छोटा आहे सर. छोटा. हे बघा मी तुम्हाला अगोदर पण क्लिअर केलंय की तुम्हाला जर इंटरॅक्टिव्ह लेक्चर नको असेल, आई हैव रिकॉर्डेड लेक्चर, तो मैं 1 बाय 1 डे बाय डे आपको रिकॉर्ड लेक्चर सेंड कर सकता हूं, मुझे भी परेशान मत करो, और आप भी जब चाहे वैसे प्रिपरेशन कर लो, क्या है क्या नहीं वो बोलो मुझे आप, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एकदम लैम्बडा इक्वल्स टू 10 टू द पावर -38 मीटर, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर है, और इतने स्मॉल नंबर के साथ डील करने की टेक्नोलॉजी अभी तो हमारे पास नहीं है, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स के कंक्लूजन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हम इसके साथ भी डील कर पाए तो हमें यहाँ पे भी ये जो वेव नेचर है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन वही बात अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे, अगर लैम्बडा चाहिए इलेक्ट्रॉन की, तो ये बनेगा h/m इंटू वी। अब यहाँ पे h का मतलब है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -30, कितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन शुभमकर? जगता कशाला रे तुम्ही, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आठवत नाही तुम्हाला, लाज आठवू दे जरा, एक ग्लास ऑफ वॉटर तोंडावर मारून घ्या ते -31.
-31 एंड स्पीड, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी स्पीड होती है 2 × 10⁻6। अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 × 2 आ गए 18, 6/18 मतलब 1/3, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 1.6 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते फिर बाद में, पहले 10 की पावर को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, एक नंबर जो आएगा ये आएगा 6.63 डिवाइड बाय 9 × 2 मतलब 18 इंटू -31 + 6 -25 ऊपर जाके +2 मतलब ये कितना बना 10⁻⁹ एंड इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 0.36 0 पॉइंट समथिंग, मतलब उसका डेसिमल अगर शिफ्ट करेंगे तो वेवलेंथ की रेंज आ रही है 10⁻⁻10 मीटर में। जो लाइट की वेवलेंथ होती है वही होती है 10⁻⁻10, बस उसको अपन एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का जो नंबर है उसके साथ अपन डील कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। एंड इसीलिए हमने क्या किया था, आगे जाके अपन पढ़ने वाले हैं, डेविसन एंड जर्मर ये दोनों लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को डिटेक्ट किया था। तो एग्जैक्टली ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आती है वही वेवलेंथ हमें मिली थी। इसका मतलब हम कंक्लूड कर रहे हैं कि जो डी ब्रोगली ने बोला था वो एग्जैक्टली सही था और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे का पार्ट पढ़ने वाले। ठीक है, तो ओवरऑल वेव ऑप्टिक्स, देन उसके बाद में हमारा जो भी मॉडर्न फिजिक्स है जिसमें हम ड्यूअल नेचर पढ़ने वाले हैं, एंड बाकी एटम, न्यूक्लियर, रेडियो एक्टिविटी एंड सेमीकंडक्टर पे कई कई पे जो भी कंसेप्ट थोड़ा सा बेस प्रोवाइड करेगी उनका एक बेसिक इंट्रो हमने आज ले लिया है। इसके बियॉन्ड हम जो डिस्कशन शुरू करेंगे वो रहेगा एक्चुअल में ड्यूअल नेचर के अबाउट, जिसको अपन कल के लेक्चर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें ड्यूअल नेचर क्या है जो आज मैंने एक्सप्लेन किया था वही आएगा। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है आज आइडिया दे दिया है, कल हम उसको डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए अपन यही रुक रहे हैं, कल से ड्यूअल नेचर